हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों के पीछे की खबर और कुछ जानकार लोगों के जरिए वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं जो आमतौर पे आपको कहीं और नहीं मिलती। इसमें हम कुछ जानकार लोगों से बात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, जो आप तक हम पहुंचाते हैं। हमारे दोस्त वरिष्ठ पत्रकार वदूद साजिद साहब हमारे साथ अक्सर लीगल खबरें जो अदालतों की खबरें होती हैं उस पर हम अक्सर बात करते हैं, दूसरे इश्यूज पर भी बात करते हैं। आज कुछ एक सुप्रीम कोर्ट से एक और जज रिटायर हुई हैं, उनके कुछ कमेंट्स हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं। उस पर हम बात करेंगे वदूद साजिद साहब से, लेकिन बात करने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वदूद साजिद साहब का अपना एक यूट्यूब चैनल है, व्यूज नेटवर्क इंटरनेशनल VNI। उसका लिंक हम अपने कमेंट्स में पिन कर रहे हैं। उनकी और वीडियो देखने के लिए आप उस लिंक पर जा सकते हैं। वदूद साजिद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप हर संडे को हमारे दर्शकों को कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही गहराई से कानून की कुछ खबरें अक्सर आप बताते हैं। इस बार क्या कुछ नया है? ये जो सुप्रीम कोर्ट की जज रिटायर हुई हैं, आर बानूमति, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही हैं, मैं समझता हूं, जिस पर पूरे मुल्क को गौर करने की जरूरत है। क्या है आखिर उन्होंने क्या कहा है? और इससे पहले भी कई जज बहुत सी चीजें कहते रहे हैं। तो ये जुडिशरी का जो हाल आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद जजेस बताते हैं, बहरहाल उससे एक अंदाज होता है कि आखिर अदालतों में क्या हो रहा है। क्या है आपके पास? आर बानूमति ने क्या कहा? देखिए, ये एक जस्टिस थी सुप्रीम कोर्ट में। और ये मैं आपको बता दूं कि जस्टिस आर बानूमति जो हैं, इनका मामला बहुत ही स्पेशल है, चूंकि ये डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज से होती हुई आई, फिर हाई कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और इनका हर जगह बहुत ही लंबा पीरियड रहा है जुडिशियल सर्विस का। तो अगर ये रिटायरमेंट के बाद कोई बात ऐसी कहती हैं, तो चाहे वो छोटा ही जुमला हो, लेकिन वो बहुत बड़ी बात है और उसके पीछे हमें गौर करना चाहिए। मैं आपको बता दूं पहले कि उन्होंने क्या कहा। जस्टिस आर बानूमति का ताल्लुक जो है वो तमिलनाडु से है। वो 29 जुलाई को उनका रिटायरमेंट होगा, लेकिन उनका कामकाज का जो आखिरी दिन था वो था 17 जुलाई, क्योंकि उसके बाद फिर कोर्ट में छुट्टियां हैं। तो 17 जुलाई को ही उनका जो है वो वर्चुअल फेयरवेल जो आजकल हो रहा है ऑनलाइन, उस पर उनका फेयरवेल स्पीच हुई। और उन्होंने अपनी स्पीच में दो बातें बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग बताई। एक बात तो उन्होंने ये बताई कि मुझे जाती तौर पर पर्सनली इसका तजर्बा है कि हमारे यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ही सुस्त है, और बाज औकात तो इंसाफ आखिर तक नहीं मिलता। तो ऐसा ही एक वाक़या उन्होंने बताया कि जब वो 2 साल की थी, जस्टिस आर बानूमति, तो उनके वालिद का जो है, उनके फादर का एक बस एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उस पर उनकी वालिदा ने, उनकी बहन ने एक रिट फाइल की कंपनसेशन के लिए। और उनका कहना ये है, आर बानूमति का, बहुत दिनों तक हम अदालतों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन हमें आखिरी दिन तक भी कंपनसेशन नहीं मिला। तो ये एक उन्होंने अपना तजर्बा बताया। और उसके बाद यानी वो 2 साल की बच्ची थी, उसके बाद तरक्की करते करते सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर भी हो गई, उन्हें खुद इंसाफ नहीं मिला। उन्हें खुद इंसाफ नहीं मिला। ये बहुत ही कमाल की बात है जिन्होंने और बहुत ही 34 साल अफसोसनाक तक है। जिन्होंने 34 साल तक दूसरों का इंसाफ बांटा, उन्हें खुद इंसाफ नहीं मिला रिटायरमेंट के बाद भी। और उन्होंने जो एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि वी कुड नॉट गेट द कंपनसेशन टिल द लास्ट डे, यानी हमें आखिरी दिन तक नहीं मिला, यानी मिला ही नहीं। इसका ये मतलब। एक बात उन्होंने और कही, बहुत ही इंटरेस्टिंग गई। उन्होंने कहा कि मैंने ड्यूरिंग दिस जुडिशियल सर्विस, यानी अपनी 34 साल की सर्विस, जुडिशियल सर्विस के दौरान बहुत रुकावटों के पहाड़ फेस किए, और बगैर किसी रीजन के आई फेस्ड माउंटेन्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स फॉर नो रीजन, यानी बगैर किसी वजह के मेरे सामने रुकावटें आई।
उन्होंने इसको इलेबरेट नहीं किया है। लेकिन हमारे सामने कुछ अतीत की कुछ मिसालें हैं, कुछ पास्ट की कुछ मिसालें हैं, उनको हम पेश करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरह की ऑब्स्टेकल, किस तरह की रुकावटें जस्टिस आर भानुमति ने भी फेस की होंगी। यहाँ मैं एक बात आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बता दूं आर भानुमति के ताल्लुक से कि ये बहुत अरसे के बाद इस तरह की कोई जज, इस तरह का कोई जज होता है जो इतना लंबा अरसा अदालतों में गुजारता है। वजह उसकी क्या है, ये आपके दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूं कि जो लोकल कोर्ट्स होती हैं, छोटी कोर्ट्स होती हैं, यानी सेशन कोर्ट के नीचे वाली जो कोर्ट्स होती हैं, जिनको ट्रायल कोर्ट्स भी कहा जाता है, जहां आमतौर पर मुकदमों के ट्रायल होते हैं, जिन्हें वहां के जो जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन के, अदालतें होती हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट के, की होती है। तो जो जी ट्रायल जो कोर्ट्स जो है वो आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को कहा जाता है। जी, तो जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स होती हैं, हम पहले केसेस वहीं चलते हैं, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट जज में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अगर चाहे तो उनका मजीद ट्रायल कर सकता है, नहीं तो उसी को अपेल कर सकता है कि हाँ, जो कुछ मजिस्ट्रेट ने ट्रायल करके किया है वो ठीक है। ऐसा बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि केसेस दोबारा डिस्ट्रिक्ट जज सुनता है, बाज़ दफा ये होता है कि जो कुछ ट्रायल कोर्ट्स ने या नीचे की कोर्ट्स ने, मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स ने सुन के फाइनल कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट जज उन्हीं को आगे बढ़ा देता है और उनकी तौसीक कर देता है एक तरह से। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के जजेस होते हैं, उनको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बनाया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लेटेस्ट फैसला भी आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 217 के तहत किसी भी मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत से भर्ती नहीं किया जाएगा। तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट जज कहाँ से आते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि जिसकी 10 साल की प्रैक्टिस, यानी वकील की हैसियत से एज ए लॉयर 10 साल की प्रैक्टिस हो जाती है किसी कोर्ट में, उसको डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जाता है। तो ये जो नीचे के जो जजेस होते हैं मजिस्ट्रेट, इन्हें कभी डिस्ट्रिक्ट जज भी ये नहीं बन पाते। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आर भानुमति थी, इनको कोयम्बटूर में इन्होंने प्रैक्टिस की और 10 साल की प्रैक्टिस के बाद इनको डिस्ट्रिक्ट जज बनाया गया था 1988 में। उसके बाद ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जज रही और उसके बाद इनको 1988 से 2003 में मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाया गया। उसके बाद फिर ये तरक्की करते हुए एक और हाई कोर्ट पहुंची और उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी और काफी दिन वहां रही। तो 2014 में इनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। तो ये वाहिद जज हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। अभी तक शायद ऐसी कोई खातून जज नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट जज से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। मेरा ये सब बताने का मतलब ये है कि इनका जो जुडिशियल एक्सपीरियंस है वो 34 साल का है। 15 साल ये डिस्ट्रिक्ट जज रही, 11 साल हाई कोर्ट की जज रही, डिफरेंट हाई कोर्ट्स की, जिनमें चीफ जस्टिस भी शामिल है इनका होना, और 6 साल से फिर ये सुप्रीम कोर्ट में थी। अच्छा, यहाँ बताने का मौका नहीं है, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े मशहूर फैसले हुए हैं, उनमें इनकी शमूलियत रही है। 34 साल के बाद अगर ये कहती हैं कि मुझे एक तो जाती तौर पे इंसाफ नहीं मिला, कंपनसेशन नहीं मिला अपने फादर के एक्सीडेंट का, और अगर यूं कहती हैं कि मुझे जुडिशियल सर्विस के दौरान रुकावटों के पहाड़ फेस करने पड़े, तो इसका ये मतलब है कि जुडिशरी में जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत कुछ सही नहीं है। हम इससे पहले के एक और जज हुए हैं, जस्टिस टी.एस. कर्णन, उनका मामला तो बहुत ही अजीब और गरीब था। उससे पहले मैं आपको जस्टिस दीपक गुप्ता की एक बात बता देना चाहता हूं,
जिस पर हम लोग मीडिया स्टार में एक प्रोग्राम बना भी चुके हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस दीपक गुप्ता। उनका भी पिछले दिनों 2 महीने पहले उनका रिटायरमेंट हुआ। तो रिटायरमेंट के वक्त उन्होंने कुछ ज्यादा साफ सुथरी बात कही थी, उसको रिपीट करना यहाँ मैं समझता हूँ ठीक रहेगा। उन्होंने कहा था कि जो हमारा लीगल सिस्टम है वो अमीरों की मदद करता है और अमीरों और ताकतवरों के हक में काम करता है। मैं रिपीट नहीं करूंगा, उनकी बात को जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा। जी जी। और एक बात उन्होंने और कही कि हम जजेस को शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह रेत में नहीं दे लेना चाहिए, बल्कि हमें इन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उनको दूर करना चाहिए। अब ये बड़ी अजीब चीज होती है कि जब ये जज होते हैं तो ये कर नहीं पाते, तो समझ में नहीं आता कि जब ये रिटायर हो जाते हैं तो जब ये इस तरह की बात करते हैं और जो इनके सिटिंग जज ब्रदर जजेस हैं उनको ये कहते हैं कि आप शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह रेत में मत दें, बल्कि आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स को। तो सवाल ये है कि क्यों नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ मुझे जस्टिस CS कर्णन की बात याद आ जाती है। मैं जस्टिस दीपक गुप्ता की इस बात के बाद जस्टिस CS कर्णन की बात करना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। एक जस्टिस CS कर्णन थे जिनको 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, यानी एकदम रिमूव कर दिया था। तो बहुत से वकीलों ने भी कहा था और बहुत से राइटर्स ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट को किसी भी जज को रिमूव करने का इख्तियार नहीं है। मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि जस्टिस कर्णन को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जस्टिस कर्णन ने जिस तरह की चीजें की थी रहते हुए, जज रहते हुए, मैं अभी बताऊंगा, वो बिल्कुल उनसे अनबिकमिंग थी, उनके लिए ठीक नहीं थी। किसी जज को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को यह राइट नहीं है किसी भी कानून के तहत कि वो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने आप हटा दे। बल्कि कैसे हटाया जाता है, वो पार्लियामेंट में उसका इम्पीचमेंट होता है और पार्लियामेंट की अक्सरियत यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सारे मेंबर हैं 700 से ज्यादा होते हैं, उनमें से अगर 500 एक तरफ होकर और इस जज को हटाने की बात करें तो उस जज को हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटा दिया था, ये बात याद रखने की है। और यही नहीं, उन्हें 6 महीने की जेल की सजा भी दी थी, जो किसी भी जज के लिए हाईएस्ट सजा है। उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इल्जाम भी लगा था। आर्टिकल 124(4) के तहत उनको हटाया नहीं जा सकता, किसी भी जज को पार्लियामेंट ही हटाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। तो आखिर ऐसी क्या जल्दी थी, जस्टिस CS कर्णन को इतनी जल्दी क्यों हटाया गया, 6 महीने की सजा क्यों दी गई, और फिर वो आजाद हिंदुस्तान की तारीख में पहला वाकया हुआ कि वो गिरफ्तार भी हुए और 6 महीने की सजा काट के भी आए। तो आखिर ऐसा उन्होंने क्या कर दिया था। तो मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस CS कर्णन की जो तकरीरी हुई थी, उसके बाद उन्होंने 2011 में मद्रास हाई कोर्ट का जज रहते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें अपने साथी जजों पर अपनी बेइज्जती करने का इल्जाम लगाया था। क्यों? जस्टिस CS कर्णन का ताल्लुक एक दलित फैमिली से था। तो उन्होंने ये कहा कि मैं एक जज की बेटी की शादी में गया था, तो जो हाई कास्ट के जज थे उन्होंने मेरी टांग पर अपना पैर लगाया था और मेरी इस तरह से बेइज्जती की थी क्योंकि मैं दलित हूं। इसी तरह उन्होंने एक बात और कही थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, कि जब जजों की मीटिंग होती है तो जब आमने सामने बैठते हैं जज, तो मेरे सामने बैठने वाला जो बड़ी जात का जज है वो नीचे से टेबल के नीचे से टांग निकालकर और मेरी टांग पे अपना पैर लगाता है और फिर जब मैं कुछ कहता हूं तो कहता था ओह सॉरी। तो इन जज का ये कहना था, जस्टिस CS कर्णन साहब का, कि ये मेरी जानबूझकर बेइज्जती की जाती है मुझे दलित होने की वजह से। क्योंकि आजाद हिंदुस्तान की तारीख में बहुत ही अजीब और गरीब वाकया था। तो जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसको कंटेम्प्ट माना गया कि उन्होंने हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बेइज्जती की। उसी वक्त से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हो गई थी
और सुप्रीम कोर्ट ने जब जस्टिस ठाकुर, CS ठाकुर चीफ जस्टिस थे, जो बहुत अच्छे जज थे, लेकिन उन्होंने एक ऑर्डर दिया मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि जस्टिस CS कर्नन से काम ले लिया जाए, यानी वापस ले लिया जाए और उन्हें कोई जुडिशियल काम एलोकेट ना किया जाए। तो जब ये 2016 में उनके सामने ये ऑर्डर पहुंचा जस्टिस CS कर्नन के, तो उन्होंने अपनी ही कोर्ट में सो मोटू कॉग्निजेंस लेते हुए चीफ जस्टिस के ऑर्डर को स्टे कर दिया था और इस पर बड़ी लेदे हुई थी कि क्या कोई जज इस तरह कर सकता है, लेकिन चूंकि उन्होंने स्टे कर दिया था तो उसके बाद काफी हंगामा हुआ और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर कार्रवाई शुरू हो गई कंटेम्प्ट की और आखिरकार उनको उनकी पोस्ट से हटाया गया। उसके बाद उनके खिलाफ 6 महीने की सजा का फैसला हुआ, वो गिरफ्तार हुए और 6 महीने की सजा काट के आए। ये वाकया सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्या आर भानुमति ने 34 साल तक जो ऑब्स्टिकल विदाउट एनी रीजन फेस किया है, माउंटेन्स ऑफ ऑब्स्टिकल फेस किए हैं, क्या वो कुछ इसी तरह के थे? और जो जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि बहुत सी खराबियां हैं और जजों को ठीक करना चाहिए, तो क्या कोई जज इसलिए ठीक करने की हिम्मत नहीं करता कि उसके खिलाफ कुछ इसी तरह का हो सकता है जैसा जस्टिस CS कर्नन के खिलाफ हुआ? मैं इस पर ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, ये सारी चीजें आपने गिनवाई, रुकावटों की, अदालतों में मुश्किलात क्या हैं, लेकिन एक बुनियादी सवाल ये है कि लोगों की नज़र में, हालांकि कानूनी तौर पर ये कहना मुनासिब नहीं समझा जाता कि अदालतों पर भरोसा नहीं रहा, और वो कहना भी नहीं चाहिए। जाहिर है नीचे से केस चलता है और आखिर में सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिल जाता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक हर एक नहीं पहुंच पाता। ये एक अलग एक चीज है, लेकिन ये जो विश्वास की कमी है, ट्रस्ट डेफिसिट है, वो हालिया दिनों में रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनके हाथों कई ऐसे फैसले हुए कि वो सरकार की गोद में जाकर के बैठने वाली बात उस वक्त महसूस हो रही थी, और बाद में जिस तरह से उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, उसकी कीमत अदा की गई, वो सामने आ गई। वो फैसले में 2-3 मुख्तसर याद दिला दूं। रफाइल का सौदा, उस पर सरकार को बिल्कुल क्लीन चिट दे देना, जो हजारों करोड़ रुपए की बात थी। अयोध्या का फैसला, इस किस्म के कुछ फैसले, और उसके भी पीछे ये बताया जाता रहा कि वो एक खातून से इल्जाम लगवाया गया और उसके बदले में उस केस को रफा दफा करने के लिए ये सब काम करा लिए। तो ये एक कन्वीनियंस के हिसाब से जस्टिस दे देना, कोई एक इंडिविजुअल जज अपनी जान बचाने के लिए या इनाम हासिल करने के लिए जो जज फैसले देते रहे हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं? ये जजों की अपनी मुश्किलात वो अलग हैं, लेकिन ये आम लोगों को ऐसा नजर आता है कि इंसाफ नहीं हो रहा। तो ये वाला ये जो हिस्सा है भरोसे की कमी का, उसे कैसे पूरा करें, इसे कैसे ठीक किया जाए? आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही शानदार इसको टर्न दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने एक बात कही कि कॉन्फिडेंस का डेफिसिट है, यानी कि एतमाद बुरी तरह से मजरू हो गया है, कमी हो गई है सुप्रीम कोर्ट पर से। एक वकील है प्रशांत भूषण, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत मशहूर वकील है, वो वकालत भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत से समाजी सरोकार के इश्यूज वो उठाते रहते हैं। वो सोशल मीडिया पे भी बड़े सरगर्म रहते हैं, आर्टिकल भी लिखते हैं। तो पिछले कम से कम 5 साल से, जैसे कि आपने कहा भी, 5 साल से वो इस तरह की बात पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहते आ रहे हैं कि अदालतों पर से पब्लिक का एतमाद कम हुआ है। पिछले दिनों उनको अपनी इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस, चीफ जस्टिस की लताड़ का सामना करना पड़ा, उनको बड़ी सुर्खी उठानी पड़ी और उस पर उनको कहा गया कि आप आइंदा ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे। लेकिन उसके बावजूद प्रशांत भूषण मुस्तकिल
इस तरह के मामलात पर बात उठाते रहते हैं। अभी उनका एक ताज़ा ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कह दी है, वो आपके माध्यम से दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा है कि कल का जब मुअर्रिख यानी कि हिस्ट्री लिखने वाला हिस्ट्री लिखेगा, तो और वो पीछे मुड़ के देखेगा, हिंदुस्तान की बर्बादी की दास्तान लिखेगा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक रोल पाएगा। ये बहुत ही खतरनाक किस्म का एक जुमला है। इस पर हम कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे काज़मी साहब, क्योंकि ये प्रेजुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है। आज ही उनको नोटिस इशू हो गया है, 5 अगस्त को इस पर सुनवाई है। तो हम सिर्फ एक खबर के तौर पे अपने रीडर्स को बताना चाह रहे हैं और इस पर हम कोई तबसरा नहीं करेंगे कि प्रशांत भूषण ने ये बात कही है कि कल का जो मुअर्रिख या हिस्ट्री लिखने वाला हिंदुस्तान की बर्बादी की दास्तान लिखेगा और पीछे मुड़कर देखेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें एक बहुत मेजर रोल पाएगा। और खास तौर पर उन्होंने लिखा है कि खास तौर पर जो पिछले 4 सीजेआई यानी चीफ जस्टिस रहे हैं, उनका रोल जरूर इसमें लिखेगा। तो इस पर जस्टिस अरुण मिश्रा बेंच ने खुद सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है और एक 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 आम आदमी ने भी उनके खिलाफ, जो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का मेंबर है, उसने उनके खिलाफ रिट डाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है और उनको शायद ऐसा कहा जा रहा है कि जेल भी भेज दिया जाए। तो अगर कोई ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट पर से ऐसे मामले, ऐसे फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में पिछले 6 सालों में जब से सरकार आई है कि अदालत, अवाम का एतमाद अदालत पर से उठ रहा है, तो अब मेरे ख्याल में ये कहना खतरे से खाली नहीं होगा। हालांकि कानून में इस बात की गुंजाइश है कि आप किसी भी फैसले पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन अब शायद ऐसा खतरे से खाली नहीं होगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। मैंने आपको मिसाल दी कि जस्टिस CS कर्नन जस्टिस रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, 6 महीने की उनको जेल हुई और उन्होंने भी ऐसी ही बातें कही कि मेरे दलित होने की वजह से मेरे साथ जुल्म ज्यादती, नाइंसाफी हुई, असबियत हुई और मेरी बेइज्जती की गई। तो ऐसी ही कुछ बात जस्टिस भानुमति के साथ हुई होगी, लेकिन उन्होंने, जस्टिस भानुमति ने ऐसी बात कही नहीं। जस्टिस दीपक मिश्रा दीपक गुप्ता बता ही चुके हैं, जो मैंने आपको बताया है। इसी तरह में एक बात, ये कंटेम्प्ट की बात निकली है, तो मैं एक बात और आपसे बताना चाहता हूँ। हमने उस पर भी एक प्रोग्राम किया था मीडिया स्टार ने, कि पिछले दिनों यतिन ओझा, जो गुजरात के बार एसोसिएशन के एडवोकेट के सदर भी थे और बहुत सीनियर वकील हैं, और वो मिनिस्टर भी रहे गुजरात में और 10-10 साल तक MLA भी रहे हैं, कांग्रेस के MLA रहे। तो वो बहुत ही सीनियर वकील हैं, प्रैक्टिस में हैं। उनको पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गुजरात हाई कोर्ट ने केस चलाया है और उनको, उनसे जो सीनियरिटी है वो छीन ली गई है और उनको सख्ती के साथ ऑर्डर दे दिया गया है कि वो आइंदा मीडिया के साथ ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या बात की थी? उन्होंने भी जस्टिस दीपक गुप्ता की तरह ही ये बात कही थी कि रजिस्ट्री जो है वो पैसे वालों के केसेस जल्दी लगाती है जजों के सामने, और जो वकील ऐसे हैं कि जो कमजोर हैं या जूनियर वकील हैं, उनकी बात आगे तक नहीं पहुंचती है और उनका केसेस जल्दी से जजों के सामने नहीं लगते। इतनी ही बात उन्होंने कही थी। उनके खिलाफ केस चलाया गया और बहुत जल्दी, यानी 1 महीने के अंदर अंदर उनकी जो सीनियरिटी है वो छीन ली गई है। जी जी, बहुत तो बहुत शुक्रिया। ये बहुत कुछ जी, कोई खास बात रह गई हो तो जरा आप अपनी बात पूरी कर लें, चूंकि जरा वक्त नहीं, हाँ, मेरे ख्याल में अब कोई खास बात नहीं है और इससे ज्यादा कोई खास बात नहीं हो सकती कि जो जजेस रिटायर हो रहे हैं वो अपनी बेचैनी का इजहार करते हैं, और जो वकील सोशल एक्टिविस्ट हैं, जब वो अपनी बेचैनी का इजहार करते हैं और ये कहते हैं कि जुडिशियरी पर से एतमाद उठता जा रहा है और कोई ऐसा फैसला न किया जाए, तो उनके खिलाफ सो मोटो कॉग्निजेंस लिया जाता है। मेरा ख्याल है, मैं बहुत ही एहतियात के साथ ये लफ्ज कह रहा हूं कि शायद इस तरह के वकीलों की आवाज को दबाने की कोई कोशिश हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब। देखिए, ये बहुत ही एक अहम मामला है कि
अभी हमारे इस प्रोग्राम में आपने 2 जजों का नाम लिया, जस्टिस आर बानुमति और CS कर्नल साहब। उन्होंने, वो दोनों जजेस अपने आप को कह रहे हैं कि वो विक्टिम है और उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो जिस सिस्टम में खुद जज अपने आप को विक्टिम महसूस करें, तो ये बहरहाल सबके लिए सोचने समझने के लिए, गौर करने के लिए बहुत ही अहम है। और डेमोक्रेसी में, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं, डेमोक्रेसी में जुडिशरी का साफ सुथरा होना, सही होना, जल्दी इंसाफ मिले, ये सब होना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो जाहिर है वो डेमोक्रेसी से उसमें कमजोरी ही महसूस की जाती है। इसी के साथ मैं आखिर में फिर याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि वदूद साजिद साहब की और वीडियो देखने के लिए उनके यूट्यूब चैनल VNI व्यूज नेटवर्क इंटरनेशनल, उस पर आप जा सकते हैं। उसका लिंक हमने वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन किया हुआ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।